चलिए जी, आज का कहानी शुरू करें। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले ये समझ लें। हम लोग क्या कहिए, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जितना भी आरटीपी का फुल फॉर्म पता है, रिवीजन टेस्ट पेपर। तो जितना भी आरटीपी अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है अभी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इस टर्म का। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मई 22, नवंबर 22, मई 23 और ये नवंबर 23। ये 4 आरटीपी से क्या करेंगे हम लोग, एक एक सेक्शन उठा के सॉल्व करना चालू करेंगे। जैसे अभी हम क्या करेंगे, एक एक आरटीपी उठाएंगे और उससे एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, बिना पार्टिसिपेशन के नहीं होगा। इसमें क्या है ना, सारे चैप्टर्स मिक्स होंगे। सबसे पहले अभी मैं जो स्टार्ट करूंगा ट्रू एंड फॉल्स है, तो एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको डिस्कशन करते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आता है, और ट्रू एंड फॉल्स 12 नंबर का आता है, 1-2 नंबर का भी नहीं। कितना नंबर है? 12, 12 मार्क्स का आता है सर। तो ये 12 मार्क्स तो भैया अगर अपने लोग इन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो उसके लिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो है ना, मैं आरटीपी मई 22 का आरटीपी लिया हूं। देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं ये कौन सा आरटीपी है भैया। मई 22 का आरटीपी ले रहा हूं। अब इसका जितना क्वेश्चंस है वो एक एक करके हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। पहला मैं जो डिस्कस करने का चाहता हूं वो दैट इज ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है ना। एक एक करके अपने लोग करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को अपने पास रख लेता हूं। अपने लोग इंस्टीट्यूट भी कैसे आंसर लिखता है ना, वो भी चेक करेंगे। पहले हम लोग ना अपना आंसर डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग को क्या लगता है आंसर, फिर इंस्टीट्यूट किस स्टाइल से आंसर बोलता है लिखने के लिए, वो भी चेक कर लेंगे। देख लेंगे कि अपने लोग सारा पॉइंट कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इससे समझ में आ जाएगा। मेरा बात क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, मैं पहला ये क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर थोड़ा बड़ा कर लिया जाए इसे। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा है ये। हाँ जी सर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। इसका आंसर शीट भी मैं एक तरफ रख ले रहा हूं जिससे अपने को देखने में सुविधा हो। रुको जी, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। कहाँ गया भाई? ये रहा। ये देखो यहां पर इसका आंसर भी मिल गया। मैं आंसर भी यहां से उठा रहा हूं, इसको उठा के यहां ले गया, इसी के नीचे रख देता हूं जिससे अपने को देखने में सुविधा हो, लड़ाई झगड़ा ना रहे। एक में थोड़ा बड़ा कर लिया जाए इसे। देखो मैं एक एक करके देख रहा हूं बच्चे, इसका फिर आंसर भी एक एक करके चेक करेंगे। देखो पहला ये कौन सा लिया मैंने, मई 22 का लिया पहले क्वेश्चन। तो भैया जी मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, मैं पहले मई 22 का क्वेश्चन लिया। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ साथ देखेंगे। वही बोला, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट need not be added to revenue to ascertain the net profit of business। क्या बोला, समझ में आ रहा है? गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेच के जो प्रॉफिट आएगा, नीड नॉट बी एडेड, बोला ऐड करने का जरूरत नहीं है। किसके साथ? टू रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ, टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तुम लोग बोल रहा है ट्रू की फॉल्स? ट्रू बोल रहा है। देखिए तो ये लोग क्या लिखा, अरे वाह, तुम लोग सही बोल दिया, ट्रू बोल रहा है। द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट शुड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू टू एसर्टेन प्रॉफिट सिंस इट हैज नॉट बीन अर्न ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। हाँ, क्योंकि भैया बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है वो अपना नेट प्रॉफिट में जाना चाहिए। अब एसेट बेच के जो प्रॉफिट है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो उसमें वो जुड़ना नहीं चाहिए। तो ये ट्रू हो गया। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला बोलता है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल। बोले सेल करके जो पैसा है ना उसको पीएल में डाल दो। पागल है क्या? फॉल्स है पक्का, क्योंकि सेल करके जो पैसा आया है वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। उसका एंट्री होता है कैश या बैंक जो भी है, डेबिट टू फर्नीचर होना चाहिए था। फर्नीचर बेचा है ना, तो फर्नीचर में क्रेडिट होना चाहिए। हाँ, फर्नीचर बेच के अगर कोई प्रॉफिट लॉस आता उसको मैं कहां डालता? पीएल में,
किंतु सेल वैल्यू तो पीएल में नहीं जाएगा, तो ये तो फॉल्स लग रहा है देख के। चलो देखते हैं यहां पर ये लोग क्या बोल रहा है। अच्छा फॉल्स ही बोल रहा है। रीजन क्या दिया है, बोले सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट सिंस इट इज अ कैपिटल एसेट। बोलो क्लियर हुआ, किसी को डाउट है? पूरे डिस्कशन में पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इधर उधर दिमाग रखेंगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूरा फोकस यहां देखो, ये मेहनत भी मैं आपके लिए करके दे रहा हूं। देखो नियम के मुताबिक जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, ये सब हम लोग खुद पढ़ते थे। अब मैं आपको ये पढ़ा के दे रहा हूं कि क्या होता है, कोई एक दिन साथ मिल जाता है, कोई बता देता है, थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो प्लीज पूरा पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द एडिशनल कमीशन टू कंसाइनी who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission। देख जो लोग कंसाइनमेंट चैप्टर किया वो लोग बोल पाएगा, नहीं किया तो मैं बता रहा हूं ये लोग बोलना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि कंसाइनर ना कंसाइनी को कमीशन देगा। किस चीज के लिए कमीशन देगा? बैड डेट का रिस्क उठाने के लिए। बोले इसको ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। तो आंसर क्या है? फॉल्स। इसको क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर कमीशन। जिसको नहीं पता है वो सुन के रख लो। क्या बोलते हैं भैया इसको? डेल क्रेडिटर कमीशन। तो भैया ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? तो ये भी सुन लो, ओवरराइडिंग कमीशन इज द कमीशन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी टू सेल द गुड्स एट ए प्राइस हायर देन स्टिपुलेटेड सेलिंग प्राइस। मतलब क्या होता है ना, कंसाइनर जब कंसाइनी को माल देता है ना, तो बोलता है इसको ना 150 रुपए में बेचना। 150 से ज्यादा में बेचोगे ना, तब तुमको 20% कमीशन देंगे। तो जो ज्यादा में बेचने के लिए कमीशन होता है उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। और बैड डेट का रिस्क उठाने के लिए जो कमीशन देता है उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ये जो ऑप्शन 3 में बोल रहा है ओवरराइडिंग, तो गलत है, ये तो फॉल्स होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर कमीशन। देखें तो ये लोग क्या बोल रहा है? फॉल्स। द एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु अग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है यहां तक? अच्छा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, सारे बच्चे साथ साथ हैं? ठीक है। नेक्स्ट, a partnership firm can acquire fixed asset in the name of firm। अब देखो जो बच्चा लोग लॉ पढ़ा हुआ है वो लोग को ही जवाब देना चाहिए। बोल रहा है जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदता है वो खुद के नाम पे खरीद सकता है। फॉल्स है। क्यों? क्योंकि भैया पार्टनरशिप फर्म का खुद का कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो वो अपने नाम पे कुछ भी खरीद या बिक्री नहीं कर सकता। वो सारा खरीद बिक्री उसको पार्टनर के नाम पे करना होगा। तो ये आंसर फॉल्स है। हम रीजन लिखेंगे कि भैया वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर खरीदना ही है तो उसको किसके नाम पे खरीदना चाहिए? पार्टनर के नाम पे खरीदना चाहिए। समझ आ रहा है सबको? अच्छा देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, देखो फॉल्स ही बोला है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट अक्वायर फिक्स एसेट इन इट्स नेम सिंस इट इज नॉट अ separate legal entity, it can acquire fixed asset in the name of partners। चलो जितना हम लोग बोले उतना ये लोग बोल रहा है, तो मतलब नॉलेज ठीक ठाक ही है अपना, खराब नहीं है। चलो आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। बोलता है डिबेंचर होल्डर, भाई साहब डिबेंचर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट इन द कंपनी। फॉल्स है। वोटिंग राइट किसके पास होता है? कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर, they are not the owner of the company, they are the creditor of the company, so hence they do not have voting right, only equity shareholders have the voting right। अगर मेरे को रीजन लिखने बोलता ना तो मैं इतना बात जरूर लिख के आता। देखते हैं ये लोग क्या लिखा है। बोलता है डिबेंचर होल्डर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट इन कंपनी। लोग इतना ही बोला है, पर मैं होता तो मैं बोला एक्स्ट्रा लाइन जरूर लिखता कि वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयरहोल्डर। समझ में आ गया यहां तक? बोलो पहला वाला में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन के तरफ बढ़ता हूं बच्चे। ये वाला तो हो गया सर, मेरे को दूसरा देखना है। ये कौन सा किया हमने? मई किया ना। अब नवंबर 22 खोलता हूं मैं आपके लिए। ये रहा नवंबर 22, छोटा सा है। हाँ छोटा सा प्यारा सा, क्या है इसमें? रुक जा, थोड़ा डिजाइन विजाइन कर लिया जाए। अरे क्या हो रहा है भाई? हो ना?
अरे बड़ा नहीं हो रहा, हो रहा है। देखते हैं ये लोग। ये सेट हो गया, ये क्वेश्चन सेट हो गया, मैं आंसर भी सेट कर लेता हूं। इसका आंसर कहां पर है, नीचे में होगा। मैं क्वेश्चन आंसर एक जगह लेके आ जा रहा हूं, क्यों, थोड़ा सा ना देखने में सुविधा होता है, बार बार पेज टर्न करके देखो। कहाँ गया, अरे ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कौन से क्वेश्चन में आ गया भाई। ये रहा, मिल गया। अरे नीचे आओ भाई थोड़ा। हाँ चलो आ गया आंसर, अब देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है, एक एक करके देखना चालू करते हैं। ये कौन सा वाला उठाया, आप ध्यान दिए, ये है नवंबर 22 का ट्रू एंड फॉल्स। क्या दिया था देखो, पहला है, बोलता है द फिनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मतलब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको सारे रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। हाँ ट्रू है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ही तो ये बोलता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, अगर वो सही इंफॉर्मेशन है तो क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है ट्रू। देखिए आंसर में क्या दिया लोग, हाँ देखो आंसर में भी ट्रू लिखा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर। ये इसका डेफिनेशन। ठीक है सर, चलो ये ठीक है। दूसरा वाला देखो, ये वाला मुझे लगता है आप सब कोई नहीं बोल पाएंगे। द डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट परचेज रिटर्न में होता है। अच्छा, अगर मैं किसी को डेबिट नोट दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसका अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। लॉजिक याद है, मैंने तुमको डेबिट कर लिया है, तुम भी मुझे अब क्रेडिट करो ना। याद आ रहा है ये वाला लाइन मैंने बोला था। तो मैंने डेबिट किया, तो अब रिटर्न का एंट्री सोचो, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो डेटर तो क्रेडिट हो रहा है ना ना। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, पार्टी डेबिट हो रहा है, तो उसको डेबिट नोट देंगे। तो इसका मतलब कौन सा बुक यूज होना चाहिए, परचेज रिटर्न। तो बी तो गलत बोल रहा है, फॉल्स है। देखो फॉल्स ही लिखा है, द डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड, द डेबिट नोट आर यूज्ड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न। बोलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को, कहीं पर कुछ पूछना है अभी तक? अच्छा आगे चलते हैं भैया, आगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट बैंक बैलेंस। हद तेरी, गलत है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड so as to reconcile the balance of bank column of cash book with that of passbook. It shows the reason of disagreement between bank column of cash book with that of passbook. याद करो पहला लाइन यही लिखवाया था मैंने, अब वही पूछ रहा है। अब देखो कि घुमा फिरा के सब लाइन मेरा कहीं ना कहीं आपके नोट्स में लिखाया हो मिलेगा। देखो अब इसका सोल्यूशन ये लोग क्या लिखा है, देखो फॉल्स। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल एंड एक्सप्लेन द causes of difference between bank balance as per cash book and the same as per bank statement, मतलब वही पासबुक on a particular day। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं सर? अगला देखते हैं। ये तो देखो जो बच्चा लोग फाइनेंस अकाउंट्स कर रखा है उनको आसानी से बोलना चाहिए। बोलता है इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाई दे रहा है, ट्रायल बैलेंस में। देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग। बोला तब क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में नहीं दिखाते हैं। इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। हाँ ट्रू, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके ट्रायल बैलेंस में है
इसका मतलब है आपका क्लोजिंग स्टॉक परचेज के साथ एडजस्ट हो गया है, वो एडजस्टेड परचेज हो गया है। हो गया मतलब उसका जर्नल एंट्री हो गया है, जर्नल एंट्री हो गया तो सिर्फ एक इफेक्ट होगा और वो है कहां जाएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये तो ट्रू लग रहा है मेरे को, आपको सबको ट्रू लग रहा है? कोई है कुछ और बोलना चाहता है? और दीदी तुम किसके बारे में सोच रही है, इतना ऐसे फोन गुड़गुड़ा रही है, हम उठा के पटक देंगे फोन, बता रहे हैं हमको नहीं बता, रीजन नहीं जानना हमको, हम बता दिए बस। ट्रू लिखा है, द क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इन ट्रायल बैलेंस ओनली व्हेन इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज बाय पासिंग द एंट्री, एंट्री दे दिया यहां पर। इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग एंड इज शोन ओनली इन बैलेंस शीट। वही बोला जो हम लोग बात किए, बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा जी, आगे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। ट्रू की फॉल्स? हाँ, हम तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो बाकी नॉर्मल जो खर्चा होता है अपने यहां पर, सैलरी, रेंट, वेजेस, उसके वजह से कैश बाहर जाता है। पर डेप्रिसिएशन के वजह से, क्योंकि एक्सपेंस है, प्रॉफिट में चार्ज तो होता है मगर कैश बाहर नहीं जाता, इसलिए नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कैश आउटफ्लो नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? देखिए तो ये लोग क्या लिखा है, ये लोग बोल रहा है ट्रू डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर लाइक वेजेस, रेंट एक्सेट्रा डज नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। इससे अच्छा तो हम लोग बोल दिए, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो हम लोग का था, पढ़ के देख तुमको भी फील होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। ड्रॉर नहीं बोला है, ड्रॉई। ड्रॉई समझ गया कौन? जिसके लिए बिल्स पेबल है। अगर बिल्स पेबल रिटायर होता है, किसी को एंट्री याद है? हम लोग ऐसे लिखते थे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल। मान ले 10,000 का बिल है, 9,000 में डिस्काउंट हुआ तो 1,000 रुपया रिबेट हो गया उसके लिए, और रिबेट क्रेडिट किया तो उसके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। तो ये लोग क्या बोल रहा है? हाँ इनकम बोल रहा है, गेन बोल रहा है, तो ट्रू ही है। अरे बोलना हाँ, सब कोई समझ पा रहा है ना? सो तो नहीं गया ना? अच्छा जी, तो देखते हैं ये लोग क्या लिखा है। बोलता डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस फॉर द। ठीक है, तो यहां तक तो चर्चा ठीक ठाक जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपका भी ठीक ठाक जा रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है देखो। बोलता है इन केस द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, द इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज नोन एज रेडिंग इंटरेस्ट। पढ़ ले वापस, नहीं समझा तो। बोलता है कि जो तुम्हारा अकाउंट करेंट वाला बात कर रहे हैं लोग, बोलता है कि मान लो तुम्हारा जो बिल है उसका जो ड्यू डेट है वो क्लोजिंग डेट यानी सेटलमेंट डेट के बाद है। इफ द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द सेटलमेंट डेट, तो बोलता है उस पीरियड का इंटरेस्ट को रेडिंग इंटरेस्ट बोल के लिखते हैं हम लोग। अरे बोल, अकाउंट करेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? याद करो, मैंने तो नोट्स पूरा लिखा रखा है ना। अगर मान लो ये सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट, अब तुम्हारा जो इसका ड्यू डेट ऑफ बिल है वो बाद में है, तो याद करो मैं आपको समझाया था कि सेटलमेंट डेट के अगर बाद है तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। हाँ वेरी गुड, इसको कहां लिखते हैं? ऑपोजिट साइड में लिखते हैं यूजिंग द वर्ड रेडिंग। याद आ रहा है? तो वही बोल रहा है। तो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो आंसर अगर मेरे से पूछेगा तो मैं तो बोलूंगा ट्रू, और मैं आगे लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा इफ द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द सेटलमेंट डेट then the interest will be calculated for such period and will be shown on the appropriate side of account current। ऑपोजिट साइड नहीं बोला, क्या बोला मैंने? क्यों ऑपोजिट नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना डेबिट का है कि क्रेडिट है, तो इंग्लिश में खेल लेते हैं, एप्रोप्रिएट साइड में दिखाएंगे, जिस साइड में दिखाना चाहिए। देखते हैं ये लोग क्या बोल रहा है। ये लोग, ये पॉइंट नंबर जी है, जी में ये लोग क्या बोल रहा है। बोलता है ट्रू इन केस ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। क्लोजिंग द अकाउंट मतलब सेटलमेंट डेट, देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट। पहले तो ये लिखा, मतलब उस पीरियड का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, उस पीरियड में थोड़ी ना होता, उसके बाद का पीरियड का इंटरेस्ट है। हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटन इन रेडिंग इन एप्रोप्रिएट साइड ऑफ अकाउंट। ये लोग भी वही बोला, एप्रोप्रिएट साइड।
दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड रीडिंग इंटरेस्ट। तो वही बोला है, इंग्लिश में खेला है बस। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? आपको यहां तक कोई डाउट? अच्छा जी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एनर्जी डाउन होगा हम छोड़ देंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को जानता ही है। उसके बाद आगे फिर बोल रहा है अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। मालिक धंधा से पैसा निकाल के ले जा रहा है, ड्रॉइंग्स टू कैश होना चाहिए एंट्री। अरे बोलो ना हाँ। शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तेरी मालिक अगर पैसा लेके जा रहा है तो एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट ये एक ड्राइंग्स है, इसका एंट्री होना चाहिए ड्राइंग्स टू कैश। बिजनेस का एक्सपेंस और मालिक का एक्सपेंस दोनों अलग अलग है। बिजनेस का एक्सपेंस पीएल में डालेंगे, ये तो मालिक का खर्चा है, ये पीएल में नहीं, इसको ड्राइंग्स में डेबिट करेंगे, कैश में क्रेडिट करेंगे। तो फॉल्स होना चाहिए कि ट्रू होना चाहिए? फॉल्स। देखिए ये लोग क्या लिखा है एच पॉइंट में, बोलता है फॉल्स, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज बिजनेस शुड बी ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग्स एंड नॉट एज बिजनेस एक्सपेंस चार्जेबल टू पीएल। सच ड्राइंग्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रोप्राइटर्स कैपिटल। हाँ, एक पॉइंट और दे दिया कि ड्राइंग्स अल्टीमेटली कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल से माइनस हो जाएगा। क्या ठीक है? देख लो सर, किसी को डाउट? किसी के लिए वेट करना है? पक्का? श्योर? अच्छा, नेक्स्ट बोलता है पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। गधा कहीं का, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। और एंड पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई अग्रीड रेशियो नहीं है तो पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, एकदम गलत बोल रहा है। False. According to Partnership Act, in the absence of any agreement to the contrary, profit and losses are to be shared equally. ठीक है, उल्टा हम लोग ज्यादा अच्छा बोले, अग्रीड रेशियो वगैरह सब पॉइंट बोल दिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीव एंड इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। फॉल्स है। लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम से समझो, हमको मेंबरशिप फीस मिल रहा है, ये पूरे लाइफ का एक बार में मिल रहा है, तो ये फीस एक बार मिल रहा है कि बार बार मिलेगा? एक बार। तो ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग आइटम कौन सा आइटम होता है? कैपिटल। तो आंसर होना चाहिए फॉल्स, और मुझे लिखना चाहिए कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट है, तो ये रेवेन्यू नहीं, ये एक कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर, नो सर? यस सर। देखो पॉइंट नंबर जे में क्या लिखा है लोग? फॉल्स। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इन अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। और जो लोग एनपीओ पढ़ा है वो लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ समझ पाएगा, इट इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है तो ये किसके साथ ऐड हो जाता है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। अगर लाइन नहीं भी लिखे तो कोई खास फर्क नहीं है हमको, तो कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू से बोलने से भी चलेगा आराम से। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट बोलता है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। बोला डिबेंचर को जो इंटरेस्ट देते हैं ना वो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, किंतु इक्विटी डिविडेंड देने के पहले दिया जाएगा। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है भाई, बिल्कुल फॉल्स है, सबको पता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कोई भी डिविडेंड देने से पहले दिया जाएगा, क्योंकि घर में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिविडेंड कब देंगे? जब घर में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो नहीं देंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पीएल में आता है, और जो डिविडेंड है वो कौन सा आता है? पीएल एप्रोप्रिएशन बोल लो। आजकल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है, पर उसको बोल सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन सेक्शन। तो मैं तो बोलूंगा इसका आंसर है फॉल्स। रीजन मैं लिखूंगा डिवेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट शैल बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। बोलो क्लियर हो रहा है? देखे तो ये लोग क्या लिखा है, ये लोग क्या लिखा है? फॉल्स। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर। बोलो यहां तक ठीक है? ठीक है, फिर अगला वाला ये वाला सेक्शन भी पूरा हो गया।
हो गया सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, May 23 का क्वेश्चन लेते हैं। अभी कौन सा गया? November 22। देख, दो टर्म का तो हो गया, अब तीसरे टर्म में चले गए। क्या है देखो, ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन में पहला वाला, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों को नहीं आएगा। बोल रहा है प्रायर पीरियड आइटम नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये अब आपको आइडिया नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन में आना नहीं चाहिए, एक ही बार पूछा है ऐसा, मतलब आरटीपी में दिया है। क्या होता है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप थोड़े बड़े होके और पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा हुआ है, क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां लिखा है प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या है? पुराने सालों का गलती। कौन सा गलती? पुराने सालों का कोई गलती हो रखा है, उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। बोलता है जब उसको इस साल बुक्स में लेके आते हैं ना, उसको जो पीएल बनाते हैं ना, पीएल, उसमें अलग अलग आइटम दिखाना पड़ेगा। मतलब वहां लिखना पड़ेगा कि ये प्रायर पीरियड आइटम है, मतलब ये जो आइटम मैं लिख रहा हूं इस साल के पीएल में, ये इस साल का नहीं है, ये पुराने सालों का है। कौन सा साल का है भैया? और उसको एकदम डिस्टिंक्टिवली उसका नामकरण करके दिखाना पड़ेगा। मान ले कोई भी गलती किया तो नाम देना पड़ेगा, ये प्रायर पीरियड आइटम है और ये इस साल का ये गलती है, पूरा समझा के लिखना पड़ता है। और ये कहां लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। भाई कौन सा स्टैंडर्ड? वो अभी जरूरत नहीं है आपको, वो अभी आपको जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे जहां AS5 में लिखा हुआ है, मैं अभी नहीं बताऊंगा वो सब बात, ठीक है ना। अब देखो क्या है, देखो प्रायर पीरियड आइटम्स नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन करंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बोलता अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है। आंसर इज फॉल्स। प्रायर पीरियड आइटम को अलग से पीएल में दिखाना पड़ता है, और वो गलती किस चीज का है वो नाम लेके लिखना पड़ता है। अगर आपका वेजेस में गलती है तो लिखना पड़ेगा गलती किसमें है? वेजेस में। गलती अगर रेंट में तो लिखना पड़ेगा गलती किसमें है? रेंट में। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, देखते हैं ये लोग क्या आंसर दिया है। ये लोग बोलता है फॉल्स। हाँ ठीक है, फॉल्स ही है। बोलता है प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन करंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल टुगेदर विद देयर नेचर एंड अमाउंट इन अ मैनर दैट देयर इंपैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परसीव्ड। मतलब अलग से समझ में आपको क्लियर हुआ? अच्छा जी, और अच्छा जी, आगे देखते हैं दूसरा वाला। चलो अगला वाला पढ़ते हैं। बोल रहा सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी। हाँ ट्रू, सैलरी जो अगर एडवांस में पे किए हैं तो वो मेरा एक्सपेंस तो है ही नहीं। रीजन जो दिया वो भी सही है। या फिर ऐसे बोल सकते अगर एडवांस में मैंने पे कर दिया है तो भैया इसका बेनिफिट तो मिला नहीं है, पेमेंट हो गया, बेनिफिट नहीं मिला है। बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन फ्यूचर, तो ये मेरे लिए एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकता है एज पर अक्रूवल बेसिस, जो जिस साल का खर्चा है वो उस साल रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन कौन सा बेसिस? इनकर्ड बेसिस। बोलने से कैसे होगा? और ये जो सैलरी मैंने पे किया ये अभी तक इनकर नहीं हुआ है, तो भैया ये तो एडवांस एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। तो भैया मेरे को ट्रू लग रहा है। ये लोग क्या लिखा है देखो, ट्रू। सैलरी पेड इन एडवांस रिलेट्स टू कमिंग अकाउंटिंग पीरियड, आने वाले साल के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विथ करंट पीरियड, करंट पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। हेंस इट इज नॉट टेकन इन पीएल एज एन एक्सपेंस, इसलिए पीएल में इसको एक्सपेंस मान के मत लो। इट इज शोन एज, क्या लिखा है? करंट एसेट इन बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट बोलते हैं, ठीक है? बोलो क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 3, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट। बोला ऐसा कोई गलती है जो एक गलती दूसरे गलती को छुपा ले रहा है, इफेक्ट ऑफ एरर कैंसल आउट, द एरर विल बी कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। हां यहां तक तो सही बोल रहा है। अगर कोई ऐसा गलती हो जाए जिसका इफेक्ट क्या हो जाए? नलीफाई हो जाए, तो क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। किंतु आगे बोला एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ना ट्रायल बैलेंस विल अग्री, तो ये लाइन अब ट्रू नहीं रह गया, क्या हो गया? फॉल्स है। पूरा सही है, बस हमको लास्ट में चेंज करके बोलना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी अफेक्टेड। समझ रहा है मेरा बात? देखो ये लोग क्या लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, फॉल्स, ठीक ही बोल रहा है। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट द एरर्स विल बी कॉल्ड
compensating error and the trial balance will agree. क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं. बोलता है द सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देना. नहीं, क्रेडिट में दिखाते हैं हाँ, किंतु ट्रेडिंग के नहीं. कौन से अकाउंट के? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के. याद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? रिवाइज अगर किया होगा तो मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में लिखता था बाई सेल ऑफ स्क्रैप स्लैश बाई प्रोडक्ट. मैंने ऐसे लिखवाया था. तो सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कहां आता है? मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में. क्यों दिखाते हैं? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस किए उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये रिकवर हो गया तो मेरा कॉस्ट क्या कर देते हैं हम? कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं इसको. याद है लॉजिक? क्लास में समझाया गया था. ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा, द सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सो एज टू रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट. भाई फिनिश गुड्स का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए. क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं. अगला वाला देखो, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल. कौन सा सेल है भाई साहब? कंसाइनमेंट का बात कर रहे हैं. ठीक है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स. बोला जैसे कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनी को माल मिला, बोला आज ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का. नहीं सर, फॉल्स. ओनरशिप रिमेन्स विद कंसाइनर. ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड वंस द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी. कंसाइनी जब कस्टमर को माल बेचेगा उस दिन ओनरशिप कंसाइनर के पास से कस्टमर के पास जाता है. कंसाइनी के पास ओनरशिप नहीं है. हाँ, कंसाइनी के पास गुड्स का पोजीशन रहता है मगर ओनरशिप नहीं रहता है. याद आया? देखें तो भैया फॉल्स लिखा है क्या है लोग? पॉइंट नंबर 5. हाँ फॉल्स है. इन कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स रेस्ट विद कंसाइनर टिल दे आर सोल्ड बाय कंसाइनी. यहां तक ठीक लग रहा है? समझ आ रहा है? द कंसाइनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स इवन द गुड्स आर इन हिज पोजीशन. He acts only as agent of the consignor. हाँ वो याद है रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर कंसाइनी क्या था? प्रिंसिपल एंड एजेंट. तो वही बोला एजेंट है ये. क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6. फिर से वही वाला आ गया. देखो, द प्रॉब्लम ऑफ रेडिंग इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉल्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करेंट. बोला क्लोजिंग डेट के बाद अगर ड्यू डेट आता है तभी रेडिंग का कहानी आएगा और नहीं तो नहीं आएगा. ट्रू की फॉल्स? ट्रू. इफ द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द क्लोजिंग यानी कि सेटलमेंट डेट तभी तो रेडिंग आएगा. ये तो बिल्कुल ट्रू है. देखिए 6 नंबर क्या लिखा है? ट्रू. नो इंटरेस्ट इज अलाउड व्हेन द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट. हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सच ड्यू डेट इज रिटन इन रेडिंग इन द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ अकाउंट. समझ रहा? कीवर्ड समझ रहा ना? इंस्टीट्यूट का लिखने का स्टाइल समझो. ये सब वर्ड वो लोग खोजता है. तुम ये लिख देगा ना एप्रोप्रिएट साइड, बस हो गया, खेला, मिल गया मार्क्स. अच्छा नेक्स्ट देखो, बहुत जन बोल रहा है 7. देखो 7 में कुछ बच्चा लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा है. देखो 7 क्या बोल रहा है? बोलता है नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन. धंधा नहीं कर रहा है. वोकेशन मतलब समझ रहा है? सर्विस इंडस्ट्री का आदमी है. समझ रहा है? कौन सा? सर्विस दे रहा है. सर्विस is determined by preparing profit and loss account. भैया सुनिए, जो लोग बिजनेस करते हैं ना वो लोग को बनाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए. किंतु जो लोग बिजनेस नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, टीचर लोग, ये लोग पीएल अकाउंट नहीं बनाते. ये लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सॉरी इसे बोल रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्योंकि यहां प्रॉफिट नहीं होता, यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है. मेरा बात समझ में है? तो ये लोग बोल रहा है भैया वोकेशनल कोर्स वाला क्या पीएल अकाउंट बनाएगा? आंसर क्या बोलोगे? फॉल्स. ये लोग पीएल नहीं बनाता, ये लोग क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है. बोलो क्लियर हुआ? एक बार देखते हैं तो बोलता है फॉल्स. नेट इनकम इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन. समझ गया? बोलो समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है? ये आरटीपी देखने से फायदा क्या होता है? एक दो तो नया क्वेश्चन आपके हिसाब से मिल जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नया क्वेश्चन मिल जाएगा. कुछ कुछ नए वर्ड्स ये लोग यूज कर लेते हैं
थोड़ा इंग्लिश में खेल देता है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से फायदा होता है, ये सब चीज अब फंसेंगे नहीं। अब कितना सारा सोच के देखा, आज कितना सारा अपने लोग ट्रू एंड फॉल्स प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट बोलता है लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज इट्स सिक्योरिटीज ओनली लिस्टेड विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। ना ना ना, एनी स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपना कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करा ले। कोई भी सिक्योरिटी, समझा? मतलब वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है। वो लिस्ट करा लिया कहां पर? कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी क्यों? बीएससी में करा लो तो भी आप लिस्टेड कंपनी हो। अरे बीएससी क्यों, तुम जाके लंदन स्टॉक एक्सचेंज में करा लो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करा लो। अरे दुनिया दूसरा क्या, अपने देश में 20 स्टॉक एक्सचेंज है। अपने लोग का फेमस है एनएससी और बीएससी, ये दोनों फेमस है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। समझ रहे हैं मेरा? हर स्टेट में होता है स्टॉक एक्सचेंज, आप सुना होगा शायद, थोड़ा आइडिया है सब। हाँ, तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज कर, कोई एनएससी का जरूरत नहीं है। और कोई भी सिक्योरिटी हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर कराना या प्रेफरेंस, कोई भी सिक्योरिटी रजिस्टर करा लो तो आप लिस्टेड कंपनी हो। इसका आंसर मुझे लग रहा है फॉल्स होना चाहिए। लोग क्या लिखा देखे, फॉल्स ही लिखा है। एज पर सेक्शन 252 ऑफ कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज एनी, ध्यान दिया, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। क्या ठीक है? यस सर, नो सर? अच्छा जी भैया, एक डाउट आ गया मेरे को। क्या डाउट भैया? यहां जो हाँ सेक्शन लिखा हुआ है एग्जाम में, क्या ये सेक्शन लिखना जरूरी है? नहीं, अगर आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो सेक्शन वेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। समझ रहा है? ज्यादा स्टाइल मार के लिखने जाएगा और गलत सेक्शन लिख जाएगा ना, कांड हो जाना है तुम्हारे साथ। एज पर द प्रोविजंस, क्या लिखना है बस। अब एक्ट का भी नाम याद नहीं है, छोड़ना, एज पर द प्रोविजंस, बस। ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत है ही नहीं। हम होते तो हम तो एज पर द प्रोविजन भी लिखेंगे, हम तो बस लिख देते कि भैया ये फॉल्स है। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो अपना कोई भी सिक्योरिटी कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा, बस इतना ही लिखे। समझ रहा मेरा बात? अच्छा, वैसे सेक्शन लिखना नहीं, अगर हमको लिखना होता ना स्टाइल, हम तो एज पर सेक्शन 2 लिख के चले जाते, सब सेक्शन नहीं लिखते। क्योंकि तुमको लॉ कैसे बनता पता है ना, क्योंकि जो सेक्शन 2 होता है उसमें सारा डेफिनेशन होता है। तो अगर लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन खोजना है तो वो कहां मिलेगा? सेक्शन 2 में ही मिलेगा। अच्छा, अब इसका आगे वाला हम तो पीछे आंसर भी नहीं पढ़ेंगे। बोलता है पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट लॉस इन कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। False. When there is no agreement, partnership act shall apply and partners will share profit equal ratio, equal। बोलो यहां तक ठीक है? यहां तक तो ये हो गया। चलो अगला वाला लेते हैं। अच्छा जी, आइए अगला वाला में। अब अगला जो हम लोग ले रहे हैं वो है नवंबर 23 का। बस ट्रू एंड फॉल्स में ये लास्ट ही रहेगा, क्योंकि 4 ही आरटीपी अवेलेबल है अभी आपके वेबसाइट में, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में। मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है कि ये 4 आप करके जाए, इसलिए 4 ही रखा है, अभी बाकी हटा दिया। मतलब बोले इतना तो करके आओ। ओके, हम यहां से पूछेंगे। कभी कभी इंस्टीट्यूट का इशारा समझना चाहिए, बाबू समझो इशारे। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला बोलता है गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक बोल रहे हैं ना? अच्छा, शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मर जा, फॉल्स है। शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट कि गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया तो ड्रॉइंग्स है। हाँ, और एडजस्ट किस में करेंगे? परचेज में। क्यों? क्योंकि गुड्स लेके गया तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गया कि कम गया? हाँ, तो गुड्स को कम करने के लिए हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं? परचेज अकाउंट। यही है ना? रीजन समझ में आ रहा है? देखते हैं ये लोग क्या रीजन दिया, देखे। हाँ, फॉल्स ही लिखा है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट सिंस लेस गुड्स आर लेफ्ट इन बिजनेस फॉर सेल। बेचने के लिए कम माल बचा, वही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी देख लो।
बोल रहा है मेसर्स राजयोग एंड कंपनी, वाह नाम ही राजयोग है, रन्स अ कैफे, कोई कैफे वैफे चलाता है, अच्छा, दे रेनोवेटेड सम ऑफ ओल्ड केबिन्स, उनका पुराना केबिन वेबिन बनाया हुआ है, वही बैठने का जगह होगा, अब उसको रेनोवेट कराया, अच्छा बात है। बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ केबिन्स वर इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 28, वही जो बैठने का जगह था पहले 25 सीटर था, अब कितना हो गया 28, कैपेसिटी बढ़ रहा है ना। अगर मैं कोई खर्चा करूं और एसेट का कैपेसिटी बढ़ जाए या एफिशिएंसी बढ़ जाए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 50 एंड वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, तो फॉल्स होना चाहिए। देखो ये लोग भी लिखा है फॉल्स। रेवेन्यू ऑफ केबिन इंक्रीज द नंबर ऑफ, सॉरी, रेनोवेशन ऑफ केबिन इंक्रीज द नंबर ऑफ केबिन, दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, हाँ रेवेन्यू बढ़ेगा, दस दिस रेनोवेशन एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर। या फिर ऐसे भी लिख सकता था जो मैं बोला, क्या हो गया, एसेट का एफिशिएंसी बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ने मतलब ही वहां से रेवेन्यू बढ़ेगा, और क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गया तो भैया ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, यहाँ पे रिकरिंग वाला पॉइंट लिख सकते रिकरिंग कैसे आएगा बेटा बता? इनोवेशन तो नहीं रेनोवेशन अब मैं समझ, मैं बोल रहा हूं ये वाला गेट मेरे यहां पर है निकलने का, ये तोड़ के मैं वहां बीच से गेट बना दूं, ये भी तो रोज रोज नहीं होगा, एक बार होगा, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या बोले थे, पॉइंट्स याद करो। कोई भी अगर नया एसेट खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट खरीद के पुट टू यूज करने के पहले जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट खरीदने के लिए कोई खर्चा किए हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर मैं कोई खर्चा करूं उससे एसेट का एफिशिएंसी बढ़ जाए तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? तो कौन सा पॉइंट पूरा कर रहा है? कोई भी पॉइंट पूरा नहीं कर रहा है, सॉरी कौन सा पॉइंट पूरा कर रहा है यहां पर, एफिशिएंसी वाला। यहां रिकरिंग नॉन रिकरिंग देखने का मतलब नहीं, समझ गए मेरा बात? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ध्यान से, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट or it is written on the wrong side of account, it is called error of principal. False. Wrong account, wrong side of account, wrong amount, ये सब कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। प्रिंसिपल एरर तो वो होता है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल। गंदा तरीके से बोला, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, when accounting is done in contravention to accounting principle then it is called error of principle। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं है, ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। समझ आया? देखो तो यहां पर वही है क्या, फॉल्स, इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अरे बोलो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला बोल रहा है ये वही वाला आ गया, देखो, depreciation is a non-cash expense and does not result in cash outflow। True है, depreciation is a non-cash operating expense। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ है, देख लेते हैं यहां पर ये लोग क्या लिखा है। True, depreciation is a non-cash expense and unlike other normal expenditure, wage, rent, etc., does not result in any cash out, कोई आउटफ्लो नहीं। आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस आरटीपी में भी रिपीटेड आ रहे हैं, तो समझ जाओ इशारा। अच्छा, नेक्स्ट आगे, देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करें। फॉल्स, कितना है? 3 वेज। पहला था बाय मींस ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा था बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा था बाय मींस ऑफ बैलेंस ऑफ, नहीं प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। 3 मेथड था ना, याद है ना? बोला याद तो नहीं है, बस ठीक है, हाँ बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, देखो क्या है, there are 3 ways of preparing account current। Number 1 with the help of interest table, वही by means of interest, by means of, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट हो गया, and by means of product of balance। याद आ रहा है? पक्का? अच्छा, वैसे ये सब अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट, ये सब करके ना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, छोड़ मत जाना कि छोड़ दिया पता चला,
क्योंकि तुम लोग का अवस्था से लग रहा है तुम लोग छोड़ रखा है, छोड़ के नहीं जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। और जब तुम सबसे कम कोई एक क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करेगा ना, वही क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। देखना, पता नहीं इंस्टीट्यूट के पास क्या पावर है कि तुम्हारा दिल का बात समझ जाता है, और जो तुम्हारा दिल करेगा ठीक उसके उल्टा होगा। तुम बोलेगा ये मत आ, और एग्जाम देगा वही आएगा। मान लो एक चैप्टर में तुमको 10 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 10 में से 9 कॉन्सेप्ट में तुम एक्सपर्ट है, बस एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ढीला है, हाँ पेपर में वही कॉन्सेप्ट आएगा जो तुम ठीक छोड़ के जाएगा, देखना वही आएगा। तो छोड़ने का गलती मत करना, मैं बार बार बता रहा हूं। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द एडिशनल, ये वही वाला अभी जो पढ़े थे, एडिशनल कमीशन पेड टू कंसाइनी हु अग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। फॉल्स, इट इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। चलो याद है अभी देखे तो वही लिखा है क्या? हाँ फॉल्स लिखा है, और देखो लास्ट में लिख दिया है कौन सा कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन। दो बार आ रहा है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नेक्स्ट, देखो फिर से देखो। अ पार्टनरशिप फर्म कैनॉट ओन एनी एसेट, ट्रू, क्योंकि उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर अपने नाम पे खरीद सकता है, पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे नहीं खरीद सकता है। देखो भाई साहब कितना रिपीट हो रहा है इस बार का आरटीपी में, सोच लो। बोल रहा है देखो, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी एंड देयरफॉर कैनॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर्स ओन द एसेट ऑफ द। अच्छा देख, मैं करा रहा हूं तो थोड़ा सा ट्रू एंड फॉल्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा एग्जाम में आ जाएगा तो कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। चलो आगे, अब तुम लोग घर में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं तो अब मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, हाँ इंटेंजिबल है, देयरफॉर इट कैनॉट बी वैल्यूड। बोले इसका वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, पागल है क्या? फॉल्स, इतना 5-5 6-6 मेथड से क्या है? हाँ, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट बट इट्स वैल्यूएशन इज पॉसिबल एंड देयर आर वेरियस मेथड्स। क्या नाम था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एनवीटी मेथड, याद आ रहा है ना? एक तो हिडन गुडविल मेथड भी था देखा जाए तो। तो ये सारा मेथड है। देखिए ये लोग क्या ले आए, क्या चोरी करके खाया रे तुम? मार के खाया था ना तेरे से, हाँ इसलिए। इवन दो गुडविल इज इंटेंजिबल इट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये गलत लाइन लिखा है, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट। ये मेजर फिजिकल यूनिट नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट गलत बोल रहा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया इनसे। छोड़ो जी छोड़ो, आगे आगे भैया आगे बोलता है, देखो फिर से भैया आ गया भाई साहब। मतलब ट्रू एंड फॉल्स में बहुत सारा रिपीट होता है। तो अगर सर जो बुक दे रखे हैं जिसमें ट्रू एंड फॉल्स का पूरा शीट बनाया हुआ है, अगर कोई वो बच्चा पढ़ के चला जाए उससे बाहर से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो सारा ले लिया उसमें। अगर आप कोई खोल के देखा हो बाई चांस, उसमें सारा ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। मेरा जो बुक में दिया हुआ है ना वो शीट, वो पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। मैं आपको बता रहा हूं कितना रिसर्च करके बनाया हुआ है वो। फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीव एज इट इज रिकरिंग, आंसर इज फॉल्स। ये एक नॉन रिकरिंग होता है इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है। और एक लाइन, इट शुड बी एडेड टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। देख लो यही लिखा है क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड sorry, as it is non-recurring in nature, it is directly added to capital fund or general fund. ठीक है, आगे पढ़ा जाए। क्या बोल रहा है? बोलता है when shares are forfeited। अच्छा, शेयर फॉरफिट होता है, रुक जाओ मेरे को एंट्री सोचने दो। एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फॉरफिटेड शेयर। याद है यहां कॉल्ड अप कैपिटल आता था, यहां पर जो पैसा दिया नहीं दिया वो आता था अनपेड, जो नहीं दिया उसने मतलब शेयर होल्डर ने, और यहां जितना उसने दे दिया वो आता था। अच्छा, वो जो दे दिया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम फॉरफिट,
नहीं, याद आ रहा है सब लाइन? देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। बोलता है द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, हाँ हाँ शेयर कैपिटल डेबिट होगा, विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर, हाँ कॉल्ड अप से तो डेबिट होता है, एकदम सही बोल रहा है। एंड द शेयर फोरफिटेड अकाउंट, मतलब वही फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बात कर रहा है, इज क्रेडिटेड, हाँ क्रेडिट करते हैं भाई, ठीक है, विथ कॉल्स इन अरियर ऑफ फोरफिटेड शेयर। बोले यहां अमाउंट कौन सा लिखे जानता है? बोलता कॉल्स इन अरियर, गलत है भाई। यहां अमाउंट कौन सा आएगा? अमाउंट गिवन बाय द शेयर होल्डर, अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। जितना वो देता है मैं मार के रख लेता हूं, ये लाइन याद है? बस देखो क्या क्या बोल रहे हैं लोग। बोलता है when shares are forfeited the share capital is debited with called up capital of share forfeited and the share forfeited account is credited with amount received towards nominal value on share forfeited। बोले जितना अमाउंट वो उससे मिला है उतना रुपया हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बोलो डाउट? तो देखो लास्ट 4 टर्म का आरटीपी पूरा फिनिश। आरटीपी फिनिश मतलब आरटीपी से क्या क्या फिनिश कर लिए? ट्रू एंड फॉल्स फिनिश कर लिए।